कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए सक्सेस एकेडमी रायपुर को और करें अपने IAS PSC और व्यापम का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। फिर हम स्टार्ट करेंगे छत्तीसगढ़ में मराठा शासन। इसके बाद मराठा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अगले वीडियोस में देखेंगे, क्योंकि ये आपका एडमिनिस्ट्रेशन छोटा था इसलिए हमारे पास टाइम है और मराठा हिस्ट्री को कर लेते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, अगर हम बात करें मराठा हिस्ट्री तो हमने देखा था कि रघुनाथ सिंह पर 1741 में क्या हुआ, हमला हुआ। रघुजी भोसले वहां पर नागपुर में शासन कर रहे थे और वहां से उड़ीसा विजय या दक्षिण विजय पर निकल गए थे पूर्व की ओर, लेकिन यहां पर बीच में रतनपुर है ना, क्योंकि मोहन सिंह मिल गया था, आपको कहानी पता है। और भास्कर पंत जो थे सेनापति, उसके लीडरशिप पर आपको पता है ये कहानी के भूखे प्यासे थे, वो लोग अटैक नहीं करने वाले थे, वो तो खाना वगैरह डिमांड कर रहे थे, लेकिन वो जवाब नहीं देते। क्यों जवाब नहीं देते? कि उसका भी कारण है, रघुनाथ सिंह का एकमात्र पुत्र रहता है और वो खुद बूढ़ा हो चुका रहता है, उसकी मृत्यु हो जाती है और वो पुत्र शोक में डूबा रहता है। ठीक है, काफी सैड रहता है, यही है कहानी। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के इतिहास में मराठा शासनकाल कलचुरी वंश के बाद आएगा, ऑब्वियसली कलचुरी वंश के बाद आता है। ठीक है, कलचुरी शासकों को मराठा शासक के सेनापति भास्कर पंत ने पराजित किया था। ये आपके आंसर लिखने के तरीके जैसा है, आप समझिए इन सब चीजों को मैं क्यों लिख करके लाया हूं। चाहता तो पॉइंट टू पॉइंट फैक्ट्स दे सकता था जैसे प्रीलिम्स में पढ़े हैं, बट मेंस में थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पराजित किए। भास्कर पंत ने छत्तीसगढ़ में 1741 को आक्रमण किया था, ये अटैक वाला जो ईयर है। ठीक है, यहां पर रतनपुर के कलचुरी नरेश रघुनाथ सिंह, ठीक है, जो कि उम्रदराज हो गया था। ठीक है, उम्रदराज में काफी एजेड हो गए। इसके अलावा आत्मसमर्पण कर दिया। क्यों? क्योंकि पुत्र वियोग में था, बिकॉज उसका जो वन एंड ओनली सन है वो भी क्या हो गया, डेड हो गया आपके लिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आत्मसमर्पण कर दिया और मराठा शासन छत्तीसगढ़ में अपना अप्रत्यक्ष शासन प्रारंभ किया। अप्रत्यक्ष क्यों? इनडायरेक्ट रूल क्यों? क्योंकि यहां पर 1741 में जब रघुनाथ सिंह को हराया गया, वो सरेंडर कर दिया, तो उसका शासन नहीं छीना गया। ठीक है, याद रखना 1741 में इसको छीना नहीं गया, जबकि इसको शासन करने दिया। ये काफी बूढ़ा हो चुका था, तो 1745 में इसकी खुद ही मृत्यु हो जाती है। 1745 तक ही वो शासन कर पाता है। ठीक है, इसके जगह पर अपना एक रिप्रेजेंटेटिव कल्याण गिरगुसाई को वहां पर अपॉइंट कर देता है। कौन? भास्कर पंत। उसके हिसाब से शासन करो। अब मराठों के अंडर हो गया आप, उसके अधीन, और काफी सारे जुर्माना वगैरह लगाते हैं। ठीक है, टकोली वगैरह जो लगा देगा ईयरली टैक्स के रूप में, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 1745 तक करेगा, लेकिन 1741 में अब वो हार चुका, मराठों का आधिपत्य आ गया, तो मराठों का इनडायरेक्ट रूल वहीं स्टार्ट हो गया। याद रखिएगा, 45 में तो मृत्यु हो गई, तो मोहन सिंह को गद्दी पर बिठाया जाएगा। ठीक है, ये आप लोग समझ रहे हैं। ये सारे डेटास आपके हिंदी इंग्लिश दोनों में है। इसको थोड़ा सा आप 5 टर्म्स में ऐसे समझेंगे तो बहुत अच्छे से मराठा जो है ये समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि ना आप इसको लिखेंगे मेंस में ना, बस इसी को डिस्क्राइब करते जाना है। सबसे पहले कैसा होगा मराठों का, आपका अप्रत्यक्ष शासन होगा। वो कैसे? इनडायरेक्ट रूल ऑफ मराठा 41 से लेकर के आपका 1758 तक। वो कैसे से 58 तक? क्यों? अभी तो मैंने रघुनाथ सिंह का बताया था 45, तो भाई उसके बाद मोहन सिंह को तो बैठाया जाएगा 45 में, और मोहन सिंह जैसे ही बैठेगा वो भी अंडर मराठा ही रूल कर रहा है, लास्ट कलचुरी रूलर है ना। उसके जो राज सिंह है वो वादा किया था, ठीक है, बट निभा नहीं पाया। इसलिए आपको ये याद रखना है कि भाई जो वादा किया वो भी निभाना पड़ता है, नहीं तो फिर क्या हुआ, वही मराठा को लेकर के आ गए। ठीक है, और कलचुरियों को समाप्त। लेकिन ये अब पहली बार मोहन सिंह के कारण ही, ठीक है, वहां पर अटैक किया गया और कलचुरी क्या हो गए, ये हारे और मराठों के अधीन शासन करने लगे। तो फर्स्ट रूलर होंगे जो मराठों के अधीन शासन किए, अंडर मराठा रूल किए, वो थे रघुनाथ सिंह। सेकंड रूलर हैं आपके मोहन सिंह, जिसकी मृत्यु तक बिम्बा जी यहां नहीं आते, और उसकी मृत्यु होती है 58 में। किसकी? मोहन सिंह की। वो रतनपुर की गद्दी पर बैठता है रघुनाथ सिंह की मृत्यु पर। रघुनाथ सिंह की मृत्यु 45 में होती है, याद रखना। 41 में तो हरा देता है मराठा, चालू वहीं से हो गया, याद रखना, लेकिन इनका शासन नहीं छीना गया। फिर अगर आप देखोगे तो प्रत्यक्ष शासन या डायरेक्ट रूल ऑफ मराठा ये कब स्टार्ट हुआ? तो 58 से हुआ। कब तक हुआ? 87 तक। 87 में एक्चुअली में बिम्बा जी की ही मृत्यु हो जाती है। ठीक है, यहां पर ये बिम्बा जी का शासनकाल, इसलिए डायरेक्ट पढ़ते हैं। फिर वेंको जी जब आएंगे तो वेंको जी आपको पता है खुद शासन नहीं करते, वो यहां आते ही नहीं। वो क्या करते हैं? एक अधिकारी अपॉइंट कर देते हैं,
ऑफिसर, जिसको बोलते हैं सूबेदार, क्योंकि उनके लिए जो एक स्टेट जैसा था वो सूबा था, एक छोटे छोटे जो राष्ट्र होते थे वो सूबा जैसा था, और सूबे का जो हेड होता था वो सूबेदार, जो इनको ईयरली टैक्स दे देता था, और बाकी से मतलब नहीं था उनको, जाओ तुम जो भी करना है करो, ठीक है। तो सूबा शासन आपको पता ही है, 7 से 8 अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलते हैं, सूबेदार हुए जिनके बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है, 1787 से 1811 तक। फिर सत्ता संघर्ष का काल आया। ये सत्ता संघर्ष कैसे, 1811 से 1818, देखिए यहीं पे है 1818 से 11। यहां पे क्या होता है सूबा शासन वाले में, ठीक है, यहां पर आपका रघुजी थर्ड वाला है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1818 से आपका चालू हो जाएगा क्या, मराठा रूल तो रहेगा, लेकिन रघुजी थर्ड जो है वो वयस्क नहीं हुआ रहता, एडल्ट नहीं हुआ रहता, तो ब्रिटिश अपने प्रोटेक्शन में ले लेती है पूरा नागपुर वाले क्षेत्र को, ठीक है। यहां पर अप्पा साहब वाली कहानी आप लोग, सीताबर्डी का युद्ध आप लोग जानते ही हैं, वहीं से है। तो यहां पर क्या होता है, सत्ता का संघर्ष होता है अप्पा जी के मध्य, ठीक है, बाद में उसको बना दिया जाता है, अंग्रेज साथ देते हैं, बाद में अंग्रेजी उसको हरा देते हैं, ये आपके लिए जानते हैं। तो इसी समय एक सत्ता संघर्ष होता है, जिस समय थोड़ा सा डिस्प्यूट होता है, ठीक है, फिर बाद में उसको हटा दिया जाता है अप्पा साहब को, और यहां पर, ठीक है, ब्रिटिश प्रोटेक्शन में आ जाता है। जितना भी उनके सूबे हो या नागपुर क्षेत्र हो, सभी मेन नागपुर क्षेत्र होता था, चांदा हो गया आपका, ये वाला बरार वाला क्षेत्र हो गया, छत्तीसगढ़ वाला हो गया, ये सब इनके अंडर थे, ये सब सूबे थे, ठीक है। तो यहां पर वो ब्रिटिशर्स जो हैं वो उनके माध्यम से अब शासन करेंगे। तो ये क्या किए, इसको सूबे को एक जिले की तरह ट्रीट किए, ठीक है, एज अ डिस्ट्रिक्ट। तो यहां पर अपॉइंट किए किसको, तो डिप्यूटी कमिश्नर, याद रखना, डिप्यूटी कमिश्नर को अपॉइंट किए, और साथ साथ सुप्रिटेंडेंट। तो डिप्यूटी कमिश्नर उस समय नागपुर में बैठते थे, और यहां पर सुप्रिटेंडेंट लगा दिए थे। तो सुप्रिटेंडेंट्स के आपके हेल्प से ये लोग रूल किए। तो सुप्रिटेंडेंट्स का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, और यहां पर आप देखेंगे कि 6 सुप्रिटेंडेंट हुए इस काल में, 18 से लेकर के आपके 30 में। फिर क्या होता है, इतने साल तक वो लोग रूल किए। ये मराठा रूल तो है, बट अंडर ब्रिटिश प्रोटेक्शन, याद रखना, लोग बोलते हैं ब्रिटिश शासन अंडर मराठा। भाई ब्रिटिश शासन अंडर मराठा, क्या ब्रिटिशर्स कभी मराठों के अंडर रूल किए हैं? इस चीजों को समझिए, ये आपका रोल तो मराठों का है, लेकिन हेड में कौन बैठा है, ब्रिटिश, इसलिए मराठा रूल अंडर ब्रिटिश प्रोटेक्शन, क्योंकि इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। रघुजी थर्ड जो है वो काफी छोटे हैं, प्रोटेक्शन पे हैं, इसीलिए इसको बोला गया। फिर जैसे ये आपके वयस्क हो जाते हैं, एडल्ट हो जाएंगे, इनको शासन सौंप दिया जाएगा, ठीक है। फिर से आएगा 1830 से 1854 तक, और 1854 के बाद आपका मेनली ब्रिटिश डायरेक्ट कंट्रोल पे आ जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट आपका ब्रिटिश रूल, ठीक है, माने आपका ये आधुनिक इतिहास में ब्रिटिश आपका रूल डायरेक्ट पढ़ेंगे। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये जितना है आपका हिंदी इंग्लिश सारे चीजों में कंटेंट अवेलेबल है। साथ ही साथ अब हम इसको थोड़े से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आपको एक ओवरव्यू तो मिल गया, अब आपको आंसर लिखने में और ये सारी चीजों पे आपको हेल्प मिलेगा कंटेंट से। 1741 में भोसला शासक के सेनापति भास्कर पंत ने रतनपुर पर आक्रमण किया, रघुनाथ सिंह को पराजित किया, ठीक है, और अपने प्रतिनिधि कल्याण गिरि गोसाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पराजित कर रघुनाथ सिंह को ही, सॉरी यहां पर रघुनाथ सिंह को ही शासन करने दिया अपना एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ वहां पर एक किसको अपॉइंट कर दिया था, कल्याण गिरि गोसाई को, उसके देखरेख करने के लिए, किसकी, रघुनाथ सिंह की, ताकि ये हमारे ऑर्डर का इधर उधर ना करे, ठीक है, माने उसकी वैल्यू रखे। फिर इसके बाद में 45 में उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर मोहन सिंह बैठा गद्दी पे, कहानी बता चुका हूं, और उसकी मृत्यु जो है 58 में होती है। इसके बाद बिंबाजी भोसला जो है प्रत्यक्ष शासन जो है स्टार्ट करता है आपके छत्तीसगढ़ में, ठीक है। दैट मींस डायरेक्ट रूल ऑफ मराठा, अगर हम बात करें तो वो कब है भाई, 58 में। तो 1758 में प्रत्यक्ष मराठा जो शासन हुआ बिंबा जी ने, ठीक है, रतनपुर को अपनी राजधानी बनाई। यही सारी चीजें आपको मिलेगी। पैतृक संपत्ति के रूप में मिला बिंबा जी को, और उन्होंने क्या किया, रायपुर वाले को भी हरा दिया था, उस समय अमर सिंह थे, उसको हरा दिया गया, ठीक है, और रतनपुर वाले को भी हरा दिया गया। लेकिन रतनपुर को पहले हराया गया था, इसको बाद में ये सोचे कि पहले शासन करते हैं मोहन सिंह को हटाकर, लेकिन ये गलत होगा, उसको मृत्यु तक जो है वो रुके। और 58 में फिर क्या किए, यहां पर रायपुर वाले क्षेत्र में तो आ ही गए थे, साथ ही साथ दोनों को यूनाइट कर दिए, किसको, रायपुर क्षेत्र को और आपके रतनपुर क्षेत्र को, लेकिन राजधानी बनाया किसको, रतनपुर को, एग्जाम में आता है। शासन व्यवस्था में सुधार किया। इन्होंने क्या किया, देखो मैंने अलग से ना हाईलाइट किया हुआ है आपको बोल्ड करके, ताकि आप इन सब पॉइंट्स को जरूर याद रखें, ठीक है। इन्होंने क्या किया, नियमित न्यायालय की स्थापना की। क्वेश्चन पूछता है,
राम टेकरी की पहाड़ी में राम पंचायत नामक मंदिर बनवाया और अपनी प्रतिमा स्थापित की, हाथ जोड़े हुए अपनी ही प्रतिमा, ठीक है, राम टेकरी में जो थे, है ना, भगवान राम का ऐसा बना करके ये राम टेकरी का मंदिर यही कहलाता है। तो राम पंचायत नामक मंदिर ये मिलता है, ठीक है, राम टेकरी जगह है, अपनी प्रतिमा भी बनाई उनको हाथ जोड़े हुए। बहुत बार में मिलता है कि इसके मृत्यु के बाद में ये जो मूर्ति है ये इनकी पत्नी जो आनंदीबाई थी उन्होंने बनवाया। तो दोनों आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डेटा, है ना। कुछ कुछ हिस्टोरियंस है वो अलग अलग मानते हैं, कुछ इसको बाद की पाते हैं इसलिए उनकी वाइफ के नाम पर बताते हैं, ठीक है, क्योंकि अपनी ही मूर्ति कौन स्थापित करेगा, लेकिन वो हाथ जोड़े हुए उसके सामने है, ठीक है, अब मेन देवी देवता के सामने। रायपुर और रतनपुर का एकीकरण करके, ठीक है, हमने देखा ही था किसको राजधानी बनाया, रतनपुर को। तो एकीकरण बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राजनांदगांव खुज्जी 2 जमींदारियों का गठन हुआ अलग से। यहां पर दशहरा पर्व में मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आज भी हम देखते हैं, ठीक है, स्वर्ण पत्र या फिर सोनपत्ती ये बांटने का रिवाज है। ये सोने का बना होता है, गोल्ड ऐसा नहीं है भाई, ये क्या है होता है, एक वृक्ष है जिसकी पत्ती, जिसको सोनपत्ती बोलते हैं। दशहरा मैदान में जब आप जाओगे तो ये चीज आपको देखने के मिलेगा, स्वर्ण पत्र, उसको कान में लगाया जाता है और ये एक दूसरे को विश किया जाता है, शुभ इसको माना जाता है, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे कि इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का, एक दूसरे को बांटने का, प्रदान करने का जो रिवाज है ये बिंबा जी ने स्टार्ट किया था। प्रीलिम्स में भी काफी बार पूछा गया है, ठीक है। रायपुर का जो दूधाधारी मठ है, ठीक है, इसमें बहुत सारे हैं, जयसिंह के शासनकाल में बना था कलचुरियों के, लेकिन इसको रिनोवेट करवाया था बिंबा जी ने ही, उनके अपने शासनकाल में ये रिनोवेट हुआ है। 1787 की अगर हम बात करें तो इसकी मृत्यु हो गई और उमाबाई, इनकी 3 पत्नियां थी, उमाबाई, रमाबाई, आनंदीबाई। उमाबाई जो है वो सती हो जाती है, सती चौरा इन्हीं के लिए, ठीक है, डेडिकेटेड है, रतनपुर में है। रमाबाई जो है वो काफी सैड हो जाती हैं और वन की ओर चले जाती हैं, संन्यास ले लेती हैं। आनंदीबाई जो है वो क्या करती हैं कि सत्ता संभालती हैं इनके बाद में और वो कुछ समय तक शासन कर पाती है, ठीक है। रतनपुर में सती चौरा के रूप में किसके बारे में है, उमाबाई। तो तीनों में बता चुका, ठीक है, इसको जरूर लिखें आप लोग, एग्जाम में काफी हेल्प करेंगे। कमियां और खामियां की अगर हम बात करें, ये आपको बुक में बहुत कम मिलता है, तो इसमें सैन्य गुणों का अभाव था, याद रखिएगा। कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि इन्होंने एक्सपांशन का जो पॉलिसी है वो नहीं अपनाया। इन्होंने बहुत अच्छे शासन किया और यहां पर अगर हम देखें तो काफी जनता खुश थी बिंबा जी के शासन से। वो बताता है कि एक अच्छा रूलर तो था लेकिन एक्सपांशन नहीं किया, जो था उसी में खुश रहा, राज्य का विस्तार नहीं किया। तो ये सैन्य गुणों का अभाव माने सैनिक काफी कूटनीतिज्ञ नहीं था, इसलिए आप बोल सकते हैं। रानियों के बीच में भी मतभेद होने लग गया। 3 रानियां थी, उमाबाई, रमाबाई और आनंदीबाई। तो ये मैंने लिखा भी है, जोगन हो गई, सत्ता संभाली और सती हो गई। तो इनमें भी मतभेद को उन्होंने दूर नहीं कर पाए क्योंकि टाइम नहीं दे पाते थे, ठीक है, इसीलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, सुबह शासन। अब जैसे ही मृत्यु होती है 87 में, वहां से वेंकोजी माने सुबह शासन आता है। यहां पर 1-2 इंसिडेंट होते नागपुर में, आप देखिएगा। बिंबाजीराव भोसले की मृत्यु के पश्चात, ठीक है, उनके जो भाई थे माधोजी के पुत्र चिमन जी को उत्तराधिकारी मनोनीत करना चाहते थे। सॉरी, यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि जो नागपुर में है वो कहानी हो रही है अभी, है ना, याद रखना। आनंदीबाई भी यही चाहती थी कि भाई चिमन जी जो है वो बने, तो कुछ समय के लिए बनते भी हैं, ठीक है, लेकिन बिंबा जी के विद्या आनंदीबाई, है ना। लेकिन होता क्या है कि यहां पर जो माधव जी के जो बड़े बेटे रहते हैं वो नहीं चाहता कि कौन बने, चिमन जी बने, ठीक है, ये रघु जी को पसंद ही नहीं था। फिर क्या होता है 1788 में, सॉरी, है ना, 1787 में किसकी मृत्यु हुई, बिंबा जी के। तो चिमन जी वहां पे बन गया दोनों की मर्जी से। लेकिन 1 साल ही नहीं हुआ रहता माधव जी के मृत्यु, ठीक है, इसको मृत्यु हो जाती है। माधव जी जो मेन रहते हैं राजा, तो वो क्या करते हैं, नागपुर की सत्ता किसको मिल गई, रघु जी को। तो ये जैसे ही मिलता तो चिमन जी को मरवा देता है षड्यंत्र से, ठीक है। अब क्या हो गया, वो मर गया। तो यहां पर कौन बनेगा अब, तो इसने क्या किया, रघुजीत सेकंड के जो छोटे भाई होता है वेंकोजी, इसको वेंकोजी भोसले को रतनपुर वाला क्षेत्र जो है वो मिलता है। लेकिन वेंकोजी इसमें इंटरेस्टेड नहीं था। उन्होंने नागपुर की ही जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन है उन सब चीज़ों पे इंटरेस्ट दिखाई। तो क्या होता है कि उन्होंने सुबह शासन स्टार्ट किया कि भाई मुझे जाना भी ना पड़े वहां पर और क्या हो जाए, वहां पर शासन भी आसानी से हो जाए। तो सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले को सूबेदार घोषित कर दिया, उसको फुल राइट्स दे दिया गया, छूट कि जो करना है करो। इवन देन आप सोच सकते हो कि उसको मृत्यु दंड तक देने का अधिकार था, वो अपने आप में एक राजा ही था, सूबेदार। ऐसे ही सूबेदार स्टार्ट हुआ। वेंकोजी भोसला नागपुर के राजकाज में व्यस्त रहे। इन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से शासन किया, किसके माध्यम से, सूबेदारों के माध्यम से, इसीलिए सुबह शासन कहलाया, ठीक है। ये सूबेदार अगर आप देखोगे तो पूरे राजस्व कर वसूली करके मराठा शासकों को देता था,
बस इतना ही काम था, एक अधिकारी था, ये राजा नहीं था, राजा के अंडर एक ऑफिसर की तरह था, याद रखना, ठीक है। खुद भी राजा नहीं था, वो उनके अंडर ही काम करते थे। इसमें सूबेदार के जो क्रम्स है ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये पूछते हैं कि इनकी हायरार्की जो है, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट है। यहां पर मैंने एक लाइन पे लिख दिया है, सबसे पहले महिपत राव दिनकर आया, फर्स्ट आपका सूबेदार है विठल राव, फिर भवानी कालू, केशव गोविंद, बीकाजी गोपाल, सखाराम टाटिया, यादवराव दिनकर, ठीक है। यादवराव दिनकर आपके लास्ट सूबेदार थे। कहीं कहीं पर मिलता है सीताराम टाटिया और सखाराम हरि, तो इसलिए दो अलग अलग बुक में मिलता है, ठीक है। तो ये 8 ले लेते हैं, तो आप देख लीजिएगा। हालांकि सखाराम टाटिया जो है ऑथेंटिक बुक में मिलते हैं, और हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ऑथेंटिसिटी की थोड़ी दिक्कत है। अब देखिए, महिपत राव, विठल राव, भवानी कालू, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। महिपत राव के समय बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो ये ईयर आप याद रख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, 87 से 90 तक, तो ये ज्यादा नहीं था, 3 ही साल तो था, ऐसा आप लोग याद रखें। इनके शासनकाल में जो यूरोपियन ट्रेवलर था फॉरेस्टर, ठीक है, ये सबसे पहला था जो कि आया पहले नंबर के जो सूबेदार था उसके टाइम पे, ये इंपॉर्टेंट है। विठल राव के काल में आया जेटी ब्लंट, ये इंपॉर्टेंट है, और इसको परगना पद्धति के जन्मदाता मानते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ जो चल रहा था उसको सबको पहले 9 गढ़ में फिर 27 परगने में, ठीक है, उन्होंने डिवाइड कर दिया था, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके शासनकाल में यूरोपीय यात्री 13 मई 1795 को, ये डेट भी आप याद रख सकते हैं, कौन, ब्लंट, ये आते हैं, ठीक है। फिर भवानी कालू आएंगे 96 से लेकर 97 में, सबसे कम समय के लिए सूबेदार बनते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर एक आएंगे आपके केशव गोविंद। केशव गोविंद में कोलब्रुक्स, 3 बड़े यूरोपियन ट्रेवलर, के याद रख लेना, केशव गोविंद से कोलब्रुक, फॉरेस्टर, महिपत राव, विठल राव के में कौन आया, तो जेटी ब्लंट आया, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट, तीनों को याद रखना है, ठीक है। और फिर इसकी देखो, इसी के समय कोलब्रुक्स आया, और कोलब्रुक्स जब यहां का एडमिनिस्ट्रेशन देखा, अब सुबह सिस्टम चल रहा है वेंको जी के अंडर, ये कोलब्रुक्स ने एक इंपॉर्टेंट बात कहती है, क्या, बिंबा जी के बारे में बोलता है कि बिंबा जी भोसले की मृत्यु से लोगों को सदमा पहुंचा है। दैट मीन्स बिंबा जी को वो काफी मानते थे, और इस समय इनकी हालत थोड़ी खराब होनी स्टार्ट हो चुकी थी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लोग टैक्स वसूलना जा रहे हैं। अब 100 रुपए देने हैं उधर, माने एक एग्जाम्पल ले रहा हूं कि भाई 100 रुपए इनको टैक्स देना है, किसको, वेंको जी को, नागपुर में, ये वसूलेंगे कितना, 150, 200, जितना भी वसूल सकते हैं। इसके कारण किसानों की स्थिति जो है वो दयनीय होती चली गई। फिर बीकाजी गोपाल आते हैं, ये इतने कार्यकाल में, ठीक है, रघुजी द्वितीय की मृत्यु हो जाती है, इसके में काफी सारे इंसिडेंट होते हैं बीकाजी गोपाल के में, लेकिन हमारे पास बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा, इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि ये सारी चीजों में लिमिटेशन, वर्ड लिमिटेशन इतने कम है कि इतने सारी चीजों को लिखने में आपको दिक्कत होंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी, उससे ज्यादा मैं इंपॉर्टेंट को भी लेकर के चल रहा हूं, लेकिन सारी चीजों को डिस्कस करना व्यर्थ है, मैं डायरेक्टली बोल रहा हूं, क्योंकि जब आप आंसर लिखते हैं तो कई कई चीजों को छोड़ देते हैं, इंपॉर्टेंट चीजों को नाम नहीं आ पाते हैं, और एक चीज के बारे में डिटेल लिख रहे हैं, वैसा नहीं चाहिए। 8 अगर सूबेदारों के बारे में जानना चाह रहे हैं तो उतनी चीजें आनी चाहिए। 3 में आप डिटेल में बहुत डालें कि इसने ये किया वो क्या, नहीं, उसको शॉर्ट में अच्छे से आपको बताने आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सखाराम टाटिया की बात करें, किसानों द्वारा गोली कांड में इसकी हत्या कर दी गई। अब इतना परेशान हो गए थे किसान खुद, इसको एक, भाई सखाराम टाटिया माने ये कितना इंपॉर्टेंट है, आप सोचिए कि जो सूबेदार है एक राजा की तरह है, भले राजा नहीं है, उसको गोली मार दी जा रही है, कितने परेशान रहे होंगे। तो ये सब चीजें दिखाती है कि यहां पर कंडीशन किसानों के किस टाइप से हो रही थी। यादवराव दिनकर ये लास्ट सूबेदार थे, यहां पर आप देखोगे 1818 में, ठीक है, ये जो है अंडर ब्रिटिश चला जाता है, इसलिए ये जो यादवराव आपके दिनकर हैं ये लास्ट सूबेदार हुए। इसके बाद ब्रिटिश प्रोटेक्शन में आपका क्या हो गया, छत्तीसगढ़ आ गया। तो सत्ता संघर्ष 1811 से 18 के बीच में जो चला था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रघुजी सेकंड, इनकी मृत्यु हो जाती है और अप्पा राव राजा बनते हैं, ठीक है। यहां पर वेंको जी का पुत्र जो रहता है रघुजी थर्ड, ये इंपॉर्टेंट है, ये राजा बनने के लिए आता है, लेकिन ये क्या रहता है, बालक रहता है, छोटा रहता है, एडोलसेंट, ठीक है, मींस अभी एडल्ट नहीं हुआ रहता, जिसके कारण अप्पा राव को राजा बना दिया। अब अप्पा राव क्या करता है, वो ब्रिटिश रेजिमेंट नियुक्त कर दिया जाता है अप्पा राव को। फिर उसको कुछ ना कुछ लगता होगा कि मैं राजा की तरफ फ्री नहीं कर रहा हूं, वो खुद अंग्रेजों के खिलाफ क्या करता है, अगेंस्ट, ठीक है, युद्ध की घोषणा कर देता है और बहुत बुरी तरीके से हारता है सीताबर्डी के युद्ध में, आपको पता ही है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, मिस्टर जेनकिंस वहां पर उपस्थित रहता है जब ब्रिटिश दरबार रहता है प्रतिनिधि के रूप में। तो अप्पा राव और ब्रिटिश के बीच एक संधि होता है, क्या संधि, कि अप्पा राव को हर साल 7.11 लाख रुपए देने हैं, ठीक है, और नागपुर में कमिश्नर नियुक्त कर दिया जाता है। सबसे पहले नागपुर में कमिश्नर जो बनता है, कौन बनता है, तो इसी
ठीक है, सुबह में अधीक्षक के माध्यम से शामिल हुए। फिर यहां पर देखो नियुक्त, ये जो जेनकिंस रहता है ना उसी को ही पहले वो बना दिया जाता है। हालांकि कमिश्नर बाद में बनते हैं, बाद में जेनकिंस जो है वो कमिश्नर बनता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर सीताबर्डी का जो युद्ध होता है ना, इसमें हार चुके रहते हैं मराठा अप्पराव और अंग्रेजों के बीच संधि होता है। जब कौन हारेगा? अप्पराव, ठीक है। बाद में उसको कालकोठरी में भी डाल दिया जाता है, जिसमें अप्पराव ने आत्मसमर्पण कर दिया और शासन ब्रिटिश के नियंत्रण में आ गया। अब क्योंकि इसका जो बेटा है कौन, रघुजी थर्ड, उसी के प्रोटेक्शन के लिए अप्पराव बना। अब वो बोलेंगे कि भाई हम किसी को नहीं बनाएंगे, हम खुद उसको प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहां पे पूरा का पूरा नागपुर के साथ साथ छत्तीसगढ़, चांदा, बरार, जितने भी इनके मराठा क्षेत्र वाले थे वो सारे के सारे ब्रिटिश के अंडर आ गए। अब यहां पर किसके थ्रू? तो आपके जो सुप्रिटेंडेंट होंगे, अध्यक्ष, ठीक है, दैट मीन्स क्या बोलेंगे, अधीक्षकों के माध्यम से शासन होती है ब्रिटिश संरक्षण में मराठा शासन। अप्पराव के बाद रघुजी तृतीय राजा बना, लेकिन अवयस्क था, इसीलिए अपने संरक्षण में अधीक्षकों के माध्यम से शासन किया और रेजिडेंट जेनकिंस को नियुक्त किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, अंग्रेजों का रेजिडेंस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। कहां पर रेजिडेंट जो है वो नागपुर में ही होगा, ठीक है। यहां पर छत्तीसगढ़ में जो ब्रिटिश अधिकारी हुए, इनका क्रम और क्या क्या काम किए, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ खास नहीं है, डबल ए आप याद रखना, ठीक है। एडमंड एगेन्यू, HSVC भी ऐसा कर लोगे तो भी याद रहता है, 6 लोग तो हुए हैं, हंटर, सैंडिस, विल्किंसन और क्रैफर्ड, ये इंपॉर्टेंट है। तो कैप्टन एडमंड फर्स्ट थे, फर्स्ट आपके क्या रहे, ब्रिटिश सुप्रिटेंडेंट रहे। इन्हीं के समय डोंगरगढ़ का एक विद्रोह हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लिख सकते हैं। कैप्टन एगेन्यू, इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या था, 1824 तक रहा, और यही एगेन्यू था जिसने रतनपुर से रायपुर कैपिटल को ट्रांसफर किया। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें पहली बार नहीं बना, आपका राय ब्रह्मदेव ने भी रायपुर को राजधानी बना ली थी और यहां पर शाखा एक अलग से एक्टिव थी, लेकिन बिंबा जी इस समय जो अमर सिंह था उसको हरा दिया रायपुर क्षेत्र का और दोनों को यूनाइट कर दिया, इसलिए फिर से रतनपुर को राजधानी बना लिया था। बाद में फिर ये वापस लेकर के आया। और वीर नारायण सिंह के जो वो थे पिता थे राम राय, तो इसी के समय में विद्रोह करते हैं, याद रखना। और जमींदार गेंद सिंह ने भी विद्रोह कर दिया था, ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। किसके समय में, 1818 से 24, तो आपको पता ही है, ठीक है। 1825 में उसको फांसी भी दे दी जाती है, तो इस समय विद्रोह कर चुका रहता है। कैप्टन हंटर, इसका कुछ खास योगदान नहीं, लेकिन बीच में ये आते हैं अधीक्षक बन करके, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट है कैप्टन सैंडिस, इन्होंने काफी सारे काम किए। और देखो एगेन्यू जो है वो चाहता था कि इनको काफी सारे राइट्स मिले, बट उसको नहीं मिल पाया, आगे भी हंटर को नहीं मिल पाया। लेकिन जब कैप्टन सैंडिस बनते हैं, इसको वो राइट्स मिलते हैं, जरूरत फील होती है तो इसको ये दिया जाता है, 25 से 28 से शासन करते हैं। जब फुल पावर में आएंगे तो इन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए, डेवलपमेंट का वर्क किए, वो पूछा जाता है एग्जाम में। संपूर्ण कार्यप्रणाली, जितने भी आपके एग्जीक्यूटिव वर्क्स हैं, उसका जो मीडियम है वो अंग्रेजी भाषा में होगा। पहले मराठी, फारसी, उर्दू सभी चलते थे, याद रखना। डाक तार का विकास, जो आपके पोस्टल सिस्टम का डेवलपमेंट कौन किया, तो आपका सैंडिस किया। ताहुतदारी प्रथा स्टार्ट किया, मराठों ने भी किया था, ठीक है। बंजर जमीन को कृषि कार्य हेतु उपयोगी बनाना, उन्होंने ताल्लुकदारी किया था मराठों ने, और ये ताहुतदारी की। ताहुतदारी बंजर जमीन को वो बनाने के लिए है, ठीक है, किसके लिए, उपजाऊ। ताल्लुका जो एक शहर बसावट के लिए, लोगों को रहने के लिए जो ऐसी बंजर जमीन को यूज की जाती थी, वो ताल्लुकदारी थी, ठीक है। ताल्लुका आज भी पढ़ते हैं जैसे सिटी जैसा। मराठों के समय ताहुतदार सिरपुर और लवन था, याद रखना, ठीक है। लेकिन इसी के समय अगर आप देखोगे सैंडिस के समय, तो ग्रिगेरियर कैलेंडर, इस समय मराठा कैलेंडर, हिंदू कैलेंडर, मुस्लिम कैलेंडर, बहुत सारे अलग अलग कैलेंडर्स जो थे, उसके जगह पर वो ग्रिगेरियन या अंग्रेजी कैलेंडर को क्या किया, अंग्रेजी वर्ष को लागू किया। किसने, सैंडिस ने। सारे इंपॉर्टेंट काम इसी ने कर डाले, कुछ भी आया तो सैंडिस पता है, ठीक है। अब यहां पर 1856 में चार्ल्स इलियट क्या बनता है, सिहावा, खल्लारी, संजारी, बालोद, ये सबके 3 ताहुतदार बनाता है। चार्ल्स इलियट कौन है, यहाँ के डिप्यूटी कमिश्नर है, याद रखना, इस छत्तीसगढ़ वाले सेक्शन के, ठीक है, हेड होते हैं ये, याद रखिएगा। अब जो विल्किंसन थे, ठीक है, सेकंड लास्ट, इनका कुछ खास योगदान नहीं मिलता, 28 से 30 रहते हैं। लेकिन कैप्टन क्रॉफर्ड है, उसका भी कोई योगदान नहीं है, बट ये लास्ट है तो इसको याद रखना ही है। इनके द्वारा क्या किया गया, छत्तीसगढ़ का शासन पुनः भोसले शासन को सौंप दिया गया और राज्यों में जिलेदारों की नियुक्ति हो गई। अब देखो, डिस्ट्रिक्ट बोल रहे हैं इंग्लिश में, उसका पुलिस हेड कौन होता है, सुप्रिटेंडेंट, एसपी बोलते हैं ना, वैसे ही तो है। अब वहां पर इसको जिला तो बना लिया गया, तो इसी को हिंदी में अब जिलेदार बोलेंगे उसको,
ठीक है, जिलेदार मतलब कलेक्टर जैसे हैं, लेकिन उसके होलसेल अथॉरिटी अब किसके रहेंगे, मराठों के ही रहेंगे। पहले सिर्फ नागपुर जिला दिया गया था। रघुजी थर्ड जो है वो काफी अच्छे से वहां पर गवर्न करते हैं, एडमिन करते हैं। उसके बाद पूरा का पूरा जितना क्षेत्र उनके अंतर्गत आता था वो रघुजी थर्ड की तरफ चले जाता था। इसके बाद 8 जिलेदार नियुक्त किए गए रघुजी थर्ड जब तक थे, और उसके बाद तो उसके कोई बेटे पुत्र वगैरह रहे नहीं, जिसके कारण क्या हुआ कि वो क्षेत्र भी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, हड़प नीति के तहत डलहौजी का, वो भी मिला लिया गया। ठीक है, तो ये अंतिम आपके थे। और इसके बाद फिर भोसले शासन जो 18 से 54 तक चला, फिर 54 से ब्रिटिश फिर से स्टार्ट हो जाएगा। कैप्टन क्राफर्ड ने रघुजी थर्ड को पुनः शासन हस्तांतरित किया। लास्ट थे, अब वयस्क हो चुके थे। उन्होंने जिलेदारों के माध्यम से छत्तीसगढ़ में शासन किया। जितने भी आपके सूबे थे वहां पर जिलेदारों की नियुक्ति की गई। अब 8 जिलेदार हुए, सबके नाम उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, यहां पर 30 से 54 तक 8 जिलेदार कुल नियुक्त होंगे। कौन कौन है? कृष्णराव, अमृतराव, सदरुद्दीन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट याद रखना, दुर्गा प्रसाद, इंटुकराव, सखाराव बापू, गोविंद राव, गोपाल राव। इसमें जो आपको याद रखने वाले हैं ये फर्स्ट और लास्ट तो होने ही चाहिए। साथ ही साथ आप नाम याद रखें क्योंकि मेंस में लिखेंगे। कृष्ण, अमृत, सदरुद्दीन, दुर्गा, इंटुकराव, सखाराव, गोविंद राव, गोपाल राव, ये जिलेदारों के माध्यम से रघुजी थर्ड ने शासन किया। आप 2-3 नाम लिख सकते हैं जिसमें मुस्लिम भी शामिल थे, ऐसा लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको याद आए। इतना लिखने के लिए आपके पास नहीं वर्ड लिमिट बहुत ज्यादा होते हैं और नहीं समय होता है। यहां पर नोट याद रखने वाली चीजें हैं कि रघुजी थर्ड जो होते हैं इसकी कोई संतान नहीं थी। ठीक है, इसके बाद 54 में लॉर्ड डलहौजी वाला जो बताया था वो नागपुर राज्य जो है शामिल हो जाता है ब्रिटिश के क्षेत्र में, और इसके साथ साथ अंडर ब्रिटिश या ब्रिटिशर्स के जितने भी सूबे वगैरह थे, जितना एरिया आता था एडमिनिस्ट्रेशन में, सारे के सारे बाय डिफॉल्ट अब किस में चले गए? ब्रिटिश शासन में चले गए। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ भी पूरी तरह से अब ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आ गया। कब से? 1854 से। तो ये था मराठों की हिस्ट्री। इसके बाद थोड़ा सा हम देखेंगे इनका प्रशासन, लेकिन वो अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, साथ ही साथ इनका एडमिनिस्ट्रेशन कल्चरली से थोड़ा कंपैरेटिव करना। इससे ज्यादा बाहर आपके क्वेश्चन आने के बहुत कम चांसेस है, और क्या ही आएगा आपके सिलेबस के पूरे अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो वर्ड लिमिट है उसका आप ध्यान रखें, उसमें मैक्सिमम या फिर इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट आपके फैक्ट्स हैं, वो आपके होने ही चाहिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स शुड बी देयर। ठीक है, या मस्ट बी देयर, आप ये बोलिए, वो होने ही चाहिए। बाद में आप जो लेस इंपॉर्टेंट उसको ऐड करिए। कई लोग करते क्या है, 1-2 चीजों को डिटेल में समझाते हैं जबकि पूरे पॉइंट्स नहीं दे पाते हैं। आप 1-2 चीजों को कितना भी अच्छा लिख लें उसमें मार्क्स आपको उतने अच्छे नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो होप सो सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। जो भी हमने पढ़ा, कल्चरी एडमिनिस्ट्रेशन एंड मराठा आपका सिंहासन या फिर मराठा शासन। ठीक है, यहां पर मराठों का थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे, देन हम ब्रिटिश वाला स्टार्ट करेंगे। इसके लिए कोई भी क्वेश्चन या डाउट होगा तो आप बिल्कुल कांटेक्ट करिए विदाउट एनी काइंड ऑफ हेजिटेशंस। जो भी लगता है आप स्पेशली पूछिए, और इसके लिखने की प्रैक्टिस जो है वो करते रहें। अगले जो स्लाइड होंगे उसमें आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि अभी भी मराठा का हमारा क्या बचा है? प्रशासन। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जितने भी हैं आप प्रैक्टिस करते रहिए, लिख लिख करके देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।